नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की। तो चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री मोहन यादव का पन्ना दौरा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जुगल किशोर मंदिर में सीएम दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। सीएम दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस है, तो ऐसे में देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। छतरपुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वहां पर स्वागत होता हुआ। तो पन्ना दौरे पर सीएम मोहन यादव और उनके दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए इस मौके पर खास तैयारियां कर ली गई हैं। तो सीएम मोहन यादव गुरु पूर्णिमा के मौके पर शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई और खास तस्वीरें सामने आते हुए नजर आएंगी। और वहीं नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्देश दे दिए हैं। तो उन्होंने बताया कि पेपर लीक रोकने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में कठोर दंड के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर मंत्री विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय के घर जाना भारी पड़ गया है। विजयवर्गीय के घर प्रदर्शन करने पहुंचे पांडे दंपति को जेल। तो बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो देखिए प्रहलाद संगीता पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के सामने एक दंपति ने जोरदार प्रदर्शन किया। वे संविधान की कॉपी लेकर गेट के सामने खड़े हो गए। उनका कहना था कि कैलाश विजयवर्गीय के हाल ही में दिए गए बयानों से वे आहत हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारी पति पत्नी को हिरासत में लेते हुए नजर आए। तो ये पति पत्नी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिनके हाथों में संविधान की कॉपी नजर आ रही है और वो प्रदर्शन करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर पहुंच गए। और वहीं पूर्व आईएएस नियाज खान का सोशल मीडिया पर ऐलान होता हुआ। उन्होंने कहा, सीजेपी राजनीति में कदम रखेगी तो ज्वाइन करूंगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए राजनीति में आना बेहद जरूरी। बीजेपी ने हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया है, यह बात जो है कहते हुए पूर्व आईएएस नजर आए हैं। तो सीजेपी से राजनीति में कदम रखता हुआ नजर आऊंगा। अगर राजनीति में उतरती हुई सीजेपी नजर आएगी तो पूर्व आईएएस की तरफ से यह बयान दिया गया। उदारवादी विचारों के कारण कांग्रेस नहीं स्वीकारेगी, ये बात भी वो कहते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए सीजेपी अगर राजनीति में आती है तो मैं सीजेपी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। गिरती राजनीति और प्रचंड भ्रष्टाचार को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद देश की सेवा करना जरूरी है। मेरे सनातन विचार और उदारवादी हिंदू का व्यक्तित्व होने के कारण कांग्रेस पार्टी शायद नहीं लेगी। मैं वहाँ जाना चाहता था, वहाँ से कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। वहीं लगातार सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और उसके हिंदूवाद की विचारधारा को सपोर्ट करते हुए मैं चल रहा था, जिस पर बीजेपी ने भी मुझे कोई तवज्जो नहीं दी, ना मुझे पसंद करते हैं। यही कारण है कि मुझे सरकारी नौकरी में कभी कोई काम नहीं दिया गया था महत्वपूर्ण। तो अब मेरे पास केवल एक विकल्प बढ़ता है कि देश के जो युवाओं को सही मार्ग पर लाना, देश की मुख्य धारा पर जोड़ना, शांति प्रिय बनाना, अच्छा एजुकेशन दिलाना। अगर कॉकरोच पार्टी भविष्य में राजनीतिक रूप लेती है तो मैं अब कॉकरोच पार्टी को ज्वाइन करूंगा। और वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला अस्पताल में इलाज व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। चूहा मार दवा खाने वाले 18 वर्षीय युवक के इलाज के दौरान बिस्लरी की बोतल इस्तेमाल किए जाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि पेट साफ करने की प्रक्रिया में मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया गया, जो पूरी तरह गलत है। मामले की जांच कर संबंधित डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, ये बातें कही गई हैं। ड्रिप नहीं लगाई गई थी मिनरल वाटर की, एक पॉइजनिंग केस आया था जिन्होंने चूहा मार दवाई खाई थी। तो उनके पेट साफ करने के लिए पहले नॉर्मल सलाइन से उनका पेट साफ किया गया,
फिर डॉक्टर साहब को लगा कि ये ऐसे धीरे धीरे साफ हो रहा है तो ये थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड से साफ करना चाहिए करके उन्होंने इसके जगह बिस्लेरी की वाटर का उपयोग किया, जो कि गलत है। सर, ये जो केस है इसमें जहर का भी क्योंकि था तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई है। सर पेरेंट्स को सूचना दिया गया? पेरेंट्स को, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो स्कूल की ड्रेस में थे और लामा फिर हो गए वो। नहीं तो ये चूंकि हमारे यहाँ एक कायदा है कि जैसे मरीज आता है और इस प्रकार से पॉइजनिंग का केस आता है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हो सकता है उसको उसकी मैं देख लेता हूँ कि कब क्या हुआ है, बाकी सूचना दी। और वहीं उमरिया के करकेली विकासखंड में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई, जहां पर जुड़वानी प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत में 50 से अधिक बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल की छत टपक रही है, दीवारों में गहरी दरारें हैं और छज्जे का हिस्सा भी टूट रहा है। अतिरिक्त भवन नहीं होने से बच्चों को मध्याह्न भोजन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। तो शिक्षकों की शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जुड़वानी के इस प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। पंचायत की स्थिति ठीक है। हम अभी आप हमें चर्चा में बात आई है, हम टीचर से और सरपंच से बात करेंगे, जो वहाँ की बच्चों के सुविधाजनक स्थान होगा सरपंच से बात करके चालू कराएंगे। बरसात का समय चल रहा है, इसमें अगर कोई अनहोनी होती तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसकी व्यवस्था जो निर्देश है शासन के, हमने गाइडलाइन पत्र जारी किया है और सभी टीचरों को पता है। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो टीचर हमें पत्र चाहे। इसी ग्राम पंचायत का हूँ, मेरे बालक यहाँ पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और इतनी जर्जर स्कूल है कि कभी भी गिर सकती है। 1 से 5 तक की स्कूल लगती है यहाँ। हम तो अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, कभी भी गिर जाए हमारे बच्चों को कभी भी नुकसान हो सकती है। हम इसलिए बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए और इतनी जर्जर स्कूल है कि क्या बताया जाए। प्रशासन से कई बार हमने मांग किया, कई बार अवगत कराया, आज तक प्रशासन हमारे यहाँ आया न देखा न सुना, न इसके पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई की। यहाँ 52 बच्चे पढ़ते हैं, 3 शिक्षक हैं, वो भी दूर से आते, वो भी डरते हैं, वो भी कभी कभी मना कर देते हैं कि गिरती है स्कूल, हम नहीं जाएंगे पढ़ाने, लेकिन उनको मजबूरी में आना पड़ता है। हमारे स्कूल में कुल 52 बच्चे उपस्थित हुए और यहाँ पे काफ़ी टाइम से स्कूल, मतलब साल भर हो गए यहाँ पे स्कूल लगते हुए। एक ही क्लास है और क्लास में बच्चे मतलब इकट्ठा 1 से लेकर 5वीं तक क्लास है। उसमें बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाने में हम लोग को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सब इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे बच्चे, और बारिश के टाइम में भी काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे छत है, छत में जो बारिश मतलब पानी इकट्ठा होता है वो रिश्ता भी है और उसके साथ प्लास्टर भी कभी कभी गिर जाता है। मेरे यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षाएं संचालित हैं एवं 52 बच्चे दर्ज हैं और हमारे यहाँ एक ही कमरे हैं, उसमें सारे बच्चे बैठते हैं और कमरे की स्थिति जर्जर है और छत गिरती है और बरसात में पानी टपकती है, जिससे बच्चों और टीचरों में भय बना रहता है और खाना कभी कभी बनता है खुले में। इसकी शिकायत आवेदन दिए हैं, अभी तक नहीं हुई। और वहीं देखिए, एक और सरकार आदिवासी अंचलों में शिक्षा को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन दूसरी ओर मंडला जिले में बैगा जनजाति बाहुल्य ग्राम की तस्वीरें सरकारी अनदेखी की दस्तां बयां कर रही हैं। यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बरसात के मौसम में छत गिरने का खतरा बना हुआ है। शिक्षक मजबूरी में बच्चों को रसोई के कमरे में पढ़ा रहे हैं। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है जर्जर भवन के बारे में कई बार लिखित रूप से जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक न तो भवन और न तो नए भवन की स्वीकृति मिली है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। साथ जुड़ चुके हैं इस विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षक के रूप में, जिनसे हम जानना चाहेंगे तमाम जानकारियां कि वो अभी तक सरकार से इस बात को अवगत कराए कि नहीं। और जब से आया हूँ तब से ये भवन ऐसे ही देखा गया है, मैं जब से आया हूँ तब से। और मेरे सीनियर सर हैं विजेंद्र दास बिंजिया, जो ऐसी स्थिति को देखकर वो बहुत नाराज़गी जताती है सरकार से, और ये पत्र के द्वारा
हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर साहब को और एसी कार्यालय में भी जन शिक्षक सर को कई बार अवगत कराया है कि हमारी जानकारी पूर्ण रूप से सही है और सत्य है करके, लेकिन इतने सालों से मैं कार्यरत हूँ, 3-4 साल से हो गया हूँ मैं, अभी तक नया भवन नया भवन का निर्माण नहीं हुआ है। और भवन की कंडीशन इतना ख़राब है कि हम बच्चों को उस भवन में तो बिठाते तो नहीं है। एक अतिरिक्त कक्ष है जो किचन साइड के लिए बनाया गया था। हाँ। उसमें हम सभी बच्चों को सम्मिलित करके एक कट्ठा बिठाते हैं। हाँ। मजबूरी है कि हम एक कट्ठा बिठाल के अभी बच्चों की वर्तमान संख्या क्या है? वर्तमान संख्या अभी 11 है सर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडला जिले के आदिवासी विकास खंड कहे जाने वाले विकास खंड मवई में, और विकास खंड मवई से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय है, शासकीय प्राथमिक शाला औरा घुघरा। यहाँ पर आपको बता दें कि बैगा समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, और ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा गांव जंगल के बीचों बीच में बसा हुआ है। आप कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं इस तरफ, ये पूरा गांव जो है जंगल से घिरा हुआ है। ये जो पूरा गांव है पूरा जंगल से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरा गांव जंगल से घिरा हुआ है। और यहाँ पर बैगा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जिसमें बच्चे की पढ़ने की आवाज़ भी आ रही होगी, वहाँ पर बच्चे, एक किचन सेट है, किचन रूम है जहाँ पे खाना आना बनने का काम है, तो वहाँ पर पे बच्चे रह कर के पढ़ रहे हैं। और ये जो भवन आप देख रहे हैं, इसमें बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो बहुत जर्जर है। कभी भी एक छत गिरने की संभावना है और जिससे बहुत बड़ा खतरा आने की संभावना है। और वहीं भोपाल में 17 साल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी कांस्टेबल ने अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर छात्रा को मिलने बुलाया। इसके बाद उसे कमरे में ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस दौरान उसका साथी पुलिसकर्मी अपने करीब 4 साल के बेटे के साथ बाहर पहरा देता रहा। पीड़िता की शिकायत के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी विशेष सशस्त्र बल में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। पीड़िता की शिकायत पर पहले कमला नगर थाने में 0 FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद जहांगीराबाद थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की संबंधित धाराओं में मामले को दर्ज कर लिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क को लेकर देर रात जमकर हंगामा हुआ। ऑटो चालक और यात्रियों ने पार्किंग स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि ऑटो बैरियर के अंदर नहीं गया, फिर भी पार्किंग शुल्क मांगा गया। विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई, जिसके बाद पीड़ित सिविल लाइन थाने पहुंचे। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेलवे स्टेशन पर देखिए आप लोग रेलवे स्टेशन पर देखिए क्या कर लोगे। देखिए आप लोग देखें ये लोग देखिए आप लोग बाहर। अच्छा बाहर, अच्छा क्या हम लोग जा रहे थे ट्रेन से भोपाल जाने के लिए आए थे छतरपुर। तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे रिक्शा से आए थे। तो वहाँ जहाँ पार्किंग वाले आए तो पार्किंग वाले बोले कि रोको रिक्शा। हम लोगों ने रिक्शा रोक दिया और फिर वो बोले कि रसीद कटाओ। तो हम लोग काय की रसीद बोले ठेका लिए हैं। तो हम लोग वापस आने लगे तो वो सब लोग जोड़ के आए, बोले नहीं आप यहाँ तक आ गए तो पैसे तो ज़बरदस्ती लगेंगे आपको, गाली देने लगे। कौन कौन आ गया? रिक्शा वहीं आप नाम तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोग आ गए थे, 10-20 लोग आ गए थे। फिर क्या? बस उन लोगों ने हमको मतलब ठर्रा वहाँ से, हम लोग जैसे बचे तो ड्राइवर को रख लिया उसने और एक लड़के को रख लिया और उनके साथ मारपीट कर दी। हम लोग निकाला। और वहीं जबलपुर पुलिस ने 2 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल चाकू को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक पनागर निवासी अमित बिछाई की एक फैक्ट्री में काम करता है। वो देर रात काम खत्म कर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान
आधारताल ब्रिज के पास 3 बदमाशों ने उसे मोटरसाइकिल से रोककर चाकू की नोक पर लूट लिया और उसका मोबाइल और 8,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस लुटेरों को फरार तीसरे साथी की तलाश कर रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सिवनी में लगातार 2 दिनों की मूसलाधार बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते बुधवारी बाजार जलमग्न हो गया। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो गया। व्यापारियों ने नगर परिषद पर स्थायी जल निकासी व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वर्षों पुरानी पुलिया पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन अब तक नहीं हटा पाया और इसी कारण बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो नगर पालिका के सामने से लेकर उपाध्याय डॉक्टर जो है जायसवाल जी का घर है वहाँ तक नाले में अतिक्रमण है और वो अतिक्रमण नहीं हटेगा, नाला तब तक नहीं बनेगा, ये समस्या बनी रहेगी क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है और लोगों ने नाले के ऊपर अतिक्रमण भी किए हैं। कुछ दुकानदारों ने तो पक्का कॉलम भी खड़ा कर दिए हैं। कुछ दिन रह जाते तो शायद वो पक्का अतिक्रमण टूट जाता, लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो, विधायक हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, वे संबंध निभाते हैं, इस कारण वहाँ का अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा है और यही कारण है कि वहाँ जल भराव की स्थिति हर बारिश में बनी रहती है। बुधवारी बाजार में ये जो जल भराव की स्थिति बनती है, ये बीते लगभग 20-22 सालों से बन रही है, जब से बीच में डिवाइडर रोड वाला रोड बना है। इसकी जल निकास की व्यवस्था पर्याप्त रूप से एक इंजीनियरिंग दिमाग लगा के नहीं की गई, जिसकी वजह से बुधवारी बाजार में ये जल भराव की स्थिति बनती है। सरचा होटल के पास जो नाले बने हैं उसमें जो पाइप डाले गए वो छोटे डाले गए और जो उसकी ओवरफ्लो की एक और पाइप डाली गई थी वो भी 1 फुट करीब का पाइप डाल के बुधवारी तालाब में पानी कराने की व्यवस्था बनाई गई थी और वो जगह भी गलत चुनी गई और पूरी जालियों की वजह से वहाँ पर जो चौक ख़राब हो गया है। अंदर महिलाओं को घुसने में तकलीफ़ होती है, बीच रोड में जाली लगी हुई है और नाले में कोई भी गिर सकता है, ओपन नाले पड़े हुए हैं। बस सर इसमें कीचड़ है ज़्यादा और पानी भर रहा है और ये साफ सफाई और अच्छी हो जाता अच्छी बात है। ये गाड़ियाँ एक साइड लगाना तो और अच्छी बात हो जाए। सर बहुत गाड़ियाँ रोड में खड़ी करते हैं, गाड़ी है हमारे लोगों ने लिया है, एक साइड लगे तो और अच्छी बात है। बीच में खड़ा कर देते हैं और निकलने फिरने में दिक्कत जाती है बीच रोडों में, और ये गड्ढे भी हैं रोड पे, ये बराबर हो जाएं। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की रायपुर से खबर, जहां पर यूसीसी को लेकर सीएम साय का बड़ा बयान। शीतकालीन सत्र में यूसीसी बिल पास किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। तो छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र में यूसीसी बिल पास होगा। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा। सीएम ने कहा कि हमें लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हम लोग इस बिल को यहां पर पास करा लेंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा और इसके लिए डॉक्टर देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसका पहला बैठक है और हमको लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हम लोग भी यहाँ पर यूसीसी पास करा लेंगे। प्रचार प्रसार पर छत्तीसगढ़ सरकार का भारी भरकम खर्च है। इसी बीच आपको बता दें कि जनवरी 2024 से मार्च 2026 तक 1095 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सरकार ने प्रतिदिन औसतन 1 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो विधानसभा में सरकार ने लिखित जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय योजनाओं, नीतियों और निर्णयों के प्रचार प्रसार पर जनवरी 2024 से मार्च 2026 तक 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। विज्ञापनों और प्रचार प्रसार पर सरकार का ये खर्च प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपए बताया जा रहा।
तो विधानसभा में सरकार ने लिखित जवाब में ये आंकड़े जारी किए हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गए। सिलसिला गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश का पानी खेतों में भरने से फसलें बर्बाद हो गई। किसानों ने तहसीलदार को शिकायत देकर मुआवजा और पानी निकासी की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी किए जाएंगे। वहाँ जो अभी वर्तमान में बॉक्साइट फैक्ट्री है जी, जिसमें स्टील वगैरह बनता है, अपना आयरन का वो निकलता है, कच्चा रॉ मटेरियल तैयार होता है, जी जी, उसका जो वहाँ पे जो बॉक्साइट उनके द्वारा स्टोरेज किया गया है, हाँ उसका एक ऐसा स्थिति बन चुका है कि वो एक बांधनुमा रूप ले लिया है। जी, अभी स्थिति इतनी भयावह है कि भविष्य में खुद क्या खाएंगे, क्या बेच के बच्चों के लिए कपड़े लाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे। के द्वारा शिकायत पेश करने के बाद भी जानबूझ के फैक्ट्री के संचालक के द्वारा किया जा रहा है ताकि इनकी जमीनों को भी वो खरीद सके और अपने फैक्ट्री के भूमि में उसको मिला सके। और ये बेचारे इतने भी सक्षम नहीं है कि माननीय कलेक्टर महोदय के पास अपना गाड़ी भाड़ा लगा करके जाए और शिकायत प्रस्तुत करे। तो हमने आज नायब तहसीलदार के समक्ष अपना आवेदन दिया है। इन्हीं के माध्यम से हम कलेक्टर महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी जो दिक्कतें हैं उनको सुना जाए और ठोस से ठोस कार्रवाई किया जाए, बेचारों को मुआवजा दिलाया जाए। और वहीं सूरजपुर में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच हिंसक झड़प हो गए, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों समेत 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल प्रशासनिक योजना के तहत पुलिस अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेने पहुंची थी। इसके लिए धर्मपुर गांव में भारी पुलिस बल को भेजा गया था। ग्रामीण भूमि अधिग्रहण का पहले से विरोध कर रहे थे। ऐसे में अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीण भड़क गए और पुलिस टीम पर धावा भी बोल दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।